राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष, मेरा नया चैनल। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। तो सबसे पहले एक निवेदन कि वज्र घोष को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यालोक वाणी को भी। व्यालोक जी, दो विषय हैं। आज आपने सुबह एक पोस्ट लिखी है, वो जी पोस्ट पढ़ के ही मैंने आपको फोन किया। हालांकि मैं भी जी इस पे जो है वीडियोस बना रहा हूं लगातार। जी अचानक पूरे देश की गैस खत्म हो गई। अरे भैया, सिलेंडर खत्म होने में 10-20 दिन लगता है भाई। अचानक सारा का सारा देश अगर एजेंसी पे पहुंच जाएगा तब तो लंबी लंबी लाइनें किसी भी चीज की लग जाएंगी और राहुल विशेधर का इकोसिस्टम चिल्लाने लगेगा कि देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। पहले पैनिक क्रिएट करो, झूठ बोलो, पहले पैनिक क्रिएट करो, लोगों में डर पैदा करो और उसके बाद उनको लाइनों में लगा दो। अच्छा, अभी एक काम करिए, अभी आप एक डर क्रिएट कर दीजिए कि बैंक फेल हो रहा है। अभी हजारों लोग बैंक में जाके लाइन लगा लेंगे, हमारा कैश दे दो। 1 घंटे में बैंक का कैश खत्म हो जाएगा। तो विशधर बोलेगा, देखा मैं क्या कहता था, बैंक फेल हो रहे हैं, किसी बैंक के पास कैश ही नहीं है, कैश तो सब मोदी ने अडानी को दे दिया। नहीं, आजकल अमेरिका को भी दे रहा है। हाँ हाँ मोदी जी आजकल अमेरिका को बेच दे रहा है देश। जी हाँ, क्योंकि सारा कैश मोदी ने अडानी को दे दिया। देखा मैं क्या कह रहा था, देश के किसी बैंक में कैश ही नहीं है 1 घंटे में। सर, ये तो देश में गृह युद्ध कराने के लिए तैयार बैठा है विशधर राहुल। आपकी टिप्पणी। आज से तैयार बैठा है क्या? देखिए, इसमें आपने जो विषय उठाया है उसके 3 आयाम है। पहला आयाम विषधर और उसका सिस्टम जो है। अव्वल तो इन लोगों ने संसद को ऐसे मसखरेपन का अड्डा बना दिया है, मतलब लगता ही नहीं है कि ये देश की सर्वोच्च पंचायत है जहां 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होता है। दुर्भाग्य या सौभाग्य से प्रधानमंत्री की तरह मुझे भी 140 करोड़ लोग भेजना पड़ेगा, भले ही आपके 30 करोड़ लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, भले ही 30 करोड़ लोग बोलते हैं कि हम ईरान के साथ हैं जी, हम तो मजहबी हैं जी, हमारे लिए देश वेश क्या होता है जी, हम तो सबसे पहले अपना मजहब देखेंगे। संसद की सीढ़ियों पर बैठ के कोई भी सांसद आ जा रहा है, पक्ष का, प्रतिपक्ष का या इनके गिरोह से अलग, उस पर छींटाकशी करना, वहां एलपीजी के ले लेना, बड़े बड़े कटआउट्स। पहले इन्होंने संसद के अंदर भड़वागिरी की, उसके बाद लुच्चे राहुल के साथियों ने किसी को बोलने नहीं दिया। नरेंद्र सरेंडर, इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल ये करता है। इसके बाप से भी शायद बड़े होंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसका जो बाप मर गया है, और वो कोई बलिदान वलिदान शहादत वहादत नहीं हुई थी। असली पप्पू वो था जिसका नाम इसको दिया गया है। पप्पू दरअसल वो था, ये तो विषधर है, ये तो यहाँ पर जहर लेके घूमता है। तो इन्होंने स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स को संसद में उतार दिया है। मुझे एकदम जेएनयू के दिन याद आते हैं कि हम लोग कुछ भी करना होता था तो हम लोग वीसी हाउस के बाहर बैठ जाते थे, चाय वाले आ जाते थे, चाय पीते रहते थे, वाइस चांसलर साहब का घेराव चलता रहता था। उसके बाद वाइस चांसलर साहब निकलते थे। हाँ, एक वाइस चांसलर थे हमारे, हमसे बहुत पहले थे, वाईके अलग साहब, बाद में वो यूजीसी के चेयरमैन भी हुए। तो वो इतने परिपक्व थे कि वो इन गधों के बीच में आके बैठ गए थे। वामपंथी आंदोलन कर रहे थे तथाकथित, और वह अलग साहब आके बैठ गए कि ठीक है, मैं भी तुम ही लोगों के साथ बैठूंगा, तुम जब हमको निकलने ही नहीं दे रहे हो तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ धरने में बैठूंगा।
संसद ऐसे नहीं चलती है। संसद बहुत परिपक्व लोगों की जगह होनी चाहिए। संसद 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाती है। संसद देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करती है। संसद एक नियम कायदे से चलती है। ये नहीं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय मैं किसी किताब पर बोलने लगूंगा। ये नहीं कि जब मामला चल रहा है ओम बिरला जी के अविश्वास प्रस्ताव पर तो मैं आए बाएं साए बकने लगूंगा। ये नहीं कि चूंकि मेरे परनाना मौलाना नेहरू से लेके मेरी दादी इंदिरा से लेके मेरे बाप मेरी माँ ने इस देश पर कभी हुकूमत की है तो ये देश मेरे बाप का हो गया है। तुम्हारे बाप ने ये रजिस्ट्री नहीं की थी राहुल विंची। और इसकी भाव भंगिमा देखिए। एक तो ये इतना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे गालियां देनी पड़ेंगी। ये इतना निर्लज्ज बेहया कुकर्मी है कि छोटी सी पैंट पहन के एड़ियों से ऊपर की टी शर्ट पहन के हाथ हिलाते हुए, और इसको यहाँ का मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इस देश की मीडिया आखिरकार इस लुच्चे लफंगे को क्यों बाइट के लिए परेशान करती है, क्यों इससे बात करती है, जबकि ये पत्रकारों को कितनी बार बेइज्जत कर चुका है। ये बार बार बोलता है कि पत्रकारिता बिक गई है, फिर भी ये 2 कौड़ी के पत्रकार जाके इसी से लेते हैं। ये पहला आयाम। दूसरा आयाम गैस वाले पर। सर, हम उस महान देश की जनता हैं जो कोविड जैसी महामारी के दौरान, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, आपको याद होगा 2000 का सिलेंडर भाई लोगों ने कितने में बेचा था? 25 रुपए की एक दवा आती थी, उसको भाई लोगों ने कितने हजार में बेचा था? उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूं उस दवा का। कोई थी दवा। हम वो लोग हैं जिन्होंने नमक का दाम 1500 रुपए किलो कर दिया था, जबकि कहीं कोई देश में ना आपदा थी ना विपदा थी। आपकी आवाज बंद है दादा। ये नमक वाला किस्सा आज से 25 साल पुराना है। उस जमाने में जी 800 रुपए किलो नमक बिका था। जी। आज के हिसाब से लगभग 3000 रुपए किलो होगा। मोहनोचवा की अफवाह फैली, भाई लोग उस पर पैनिक कर गए। एक बार चोटी काटने की अफवाह फैल गई, हाँ। सब लोग घर में महिलाओं को बंद करके ताला लगा के जाने लगे। हम इतने महान देश के वासी हैं। दिल्ली में मंकी मैन, दिल्ली में मंकी मैन, दिल्ली में वही मुंह नोचवा या मंकी मैन जो भी उसको कहिए। नहीं, मोहनोचवा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में आया था। मंकी मैन दिल्ली में आया था, मुझे याद है। राइट। तो हम इतने महान देश के वासी हैं, ये हमारी नागरिकता का बोध है। हम इतने अच्छे नागरिक हैं। ठीक, ये दूसरे आयाम का एक पहलू। अभी क्या पैनिक है? अगर गैस का पैनिक है उस पर अभी आऊंगा। कल मैं गया था पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर अभी सामान्य चीजें चल रही हैं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भड़ाका नहीं है, कुछ नहीं है। तेल का दाम नहीं बढ़ा है, जो था वो 10 पैसे 20 पैसे जो ऊपर नीचे होता रहता है वो हो रहा है। और मैंने वहां देखा कि जो लोग 30 रुपए का तेल भरवाते थे, 30 रुपए का, जी मैंने जिन लोगों को देखा है कि भाई 2 किलोमीटर चले जाएं 1 किलोमीटर चले जाएं, वो लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। क्या हाल होगा? गैस की किल्लत कैसे हुई है? चलिए मैं कमर्शियल सिलेंडर को हटा देता हूं। मैं रेस्टोरेंट वगैरह की वो विलासिता है आपकी, रेस्टोरेंट आपकी जरूरत नहीं है, वो विलासिता है, ठीक ना? क्योंकि किसी ने आपको, डॉक्टर ने नहीं प्रेस्क्राइब किया है कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। आपको मन नहीं होता है, आपको कहीं बाहर खाने का मन होता है तो आप जाते हैं, ठीक है, मैं उसको
किनारे कर दे रहा हूं। सामान्य घरों में जो एलपीजी आ रहा है, जिस अभागे आदमी के पास एक सिलेंडर है, वो 1500 रुपए में दूसरा सिलेंडर लेके ब्लैक से खरीद के अपने घर में रख रहा है। और इसमें सरकार की क्या गलती है? हर एक राज्य सरकार को, क्योंकि केंद्र के पास इतनी फोर्सेज नहीं होती हैं, वो राज्य के समन्वय से चलती है। जितने भी गैस के ठेकेदार हैं, जितने भी एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उसको कुछ नहीं करना था, 2 लोगों को रख देना था कि भैया ये दिखाओ कहां कहां गड़बड़ी हो रही है। सरकार ने तो सारी व्यवस्था कर दी है आपके लिए। सरकार तो आपको ओटीपी देती है, सरकार तो बाकायदा क्यूआर कोड दे रही है। अब इन लोगों ने क्या निकाला उसका तोड़? अचानक से केवाईसी कर दो, और केवाईसी जब करवाने जाएंगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। पहले भी आप जब 6 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूं, आप मान लीजिए बुकिंग करते थे तो कितने दिनों में गैस आती थी? अगर आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं तो उसी दिन पहुंच जाती थी। हम जैसे लोग जो छोटे कस्बों में रहते हैं, 1 से 2 दिन लगता था, राइट? कहीं कहीं तीसरे दिन पहुंचता था। इतना ही था ना। अभी भी वही हो रहा है, तीसरे से चौथे दिन पहुंच रहा है गैस। अब आप जबरन सिलेंडर लेके, आपको सिलेंडर लेके किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा है। मैं इसमें एक सुधार, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे एक लाइन जोड़ के बढ़ा देता हूं। मेरी कल एक इंडेन गैस के डीलर से बात हुई। उन्होंने बताया कि सर हम औसतन एक दिन में 3000 सिलेंडर सप्लाई करते हैं, ये हमारा औसत है। कहते हैं पिछले 3 दिनों में अचानक 9000 से लेके 10,000 बुकिंग आ गई पैनिक की वजह से। अब हमारी क्षमता ही 3000 की है, तो अगर 3 दिन का हमें मौका मिल जाएगा तो हम ये कर देंगे 10,000 पूरी। तो उन्होंने सरकार से कहा कि सर सिर्फ 2 दिन बुकिंग रोक दीजिए, या हमें 2 दिन का विंडो दे दीजिए, हम सारी लाइन खत्म कर देंगे। पर सर बात यह ना कि वही हम हिंदुस्तानियों का जो ये बोध है कि पहले मेरा पेट भर जाए, पूरा देश भूखा मर जाए। ना, गलत बात। मेरा पेट नहीं भरे, मेरा पेट भरा हुआ है। हाँ, मैं सामने और रख लूंगा 3 महीने का, मैं गोदाम भर जाए, खाने को देखता रहूंगा। हम इतनी घटिया कौम है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो लाइनें लग रही हैं, डॉक्टर ने बोला है? किसने बोला है कि तुम सिलेंडर लेके पहुंचो वहां? किसने बोला है तुमको? तुम 6 महीने से पहुंच रहे थे, 6 साल से पहुंच रहे थे क्या? ये कांग्रेस वाले राज की स्थिति किसने बनाई है? किस गधे ने तुमको बोला कि तुम सिलेंडर, वो मुझे तो 1999 2000 का सीन याद आ रहा है दादा, जब हम लोग वो ट्यूब से बांध के बाइक में या फिर साइकिल के बीच में फंसा के, वो दिन हमने देखा हुआ है। 6-6 घंटे लाइन में लगते थे साहब, ऊपर से बारिश हो रही है, लगे हुए हैं, और जब पहुंचे गेट पर तो पता चला कि सिलेंडर खत्म हो गया, अब जाइए कल आइएगा। फिर वहां अपनी जगह बनाए रखने के लिए किसी को 100-50 दे के आते थे कि भाई ये रखो, ये सिलेंडर है, ये यहां जगह रखो। फिर अगले दिन जाके लाते थे। किस चीज की लाइन लग रही है? कब जाते थे तुम? मैं तो मुझे याद नहीं है मैं आखिरी बार कब गया था गैस एजेंसी। क्यों तुम जा रहे हो गैस एजेंसी? किसने कहा है तुमको जाने के लिए? और कल वही नोटबंदी वाला नाटक शुरू हो गया है। एक महिला बेहोश हो गई, उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं भाई लोग। और पहले तो चलिए शुक्र था कि वीडियो नहीं थे,
ये कांग्रेसी, कुकर्मी कांग्रेसी, व्यभिचारी वामपंथी, ये लंपट लुच्चे, देशद्रोही, मतलब ये किस मुंह से क्या बात करते हैं। यही कांग्रेस है ना जिसने 2014 का, दर्शकों निकालिए 2014 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, गूगल पर पड़ा होगा। अब हम साल में 12 सिलेंडर देंगे, ये इनका मैनिफेस्टो था, क्योंकि साल में 9 सिलेंडर मिलते थे तब। गैस के दामों पर बात करेंगे आप, सब्सिडी के बावजूद अचानक से 400 रुपए किसने बढ़ाए थे? सबसे बड़े अर्थशास्त्री रोबर्ट सिंह जी ने, एंटोनियो माइनो के कहने पर। क्या यार, आप लोगों की स्मृति इतनी खराब है। मैं मानता हूं मोदी जी आप बहुत खराब आदमी हो सकता है, बहुत मेरा एक सवाल है। अभी हम युद्ध में नहीं है, हमारा देश पूरी तरह न्यूट्रल है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, देश के ऊपर कोई हमला नहीं है। सर भगवान ना करे सचमुच कोई युद्ध लड़ना पड़ गया, तब इस देश का क्या होगा? तब वही होगा कि ये हरामखोर जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जीता हुआ तुमने सरेंडर कर दिया, जिसकी दादी तनाशाह नकटी इंदिरा गांधी ने 90,000 दामादों को पाला पोसा 1 साल, और 40 हमारे वीर जवानों को छुड़ा नहीं सकी। बांग्लादेश के निर्माण से हमें क्या मिला हमें नहीं समझ में आता है। वो राहुल विंची कल बैठ के, और गले में उसने क्या पहना हुआ था? मतलब लफंगई की कोई हद होती है कि नहीं? तुम ससुर नेता प्रतिपक्ष हो, तुम सांसद हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? पूरा विश्व देख रहा है तुमको, पूरा देश छोड़ो पूरी दुनिया देख रही है, और गैस सिलेंडर की बात करते हो तुम लोग। और मजे की बात है कि ये लोग इस जमाने में जब तकनीक एक एक चीज मुहैया कराती है, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये बार बार नाम लेके उसको बदनाम करते हैं, क्योंकि इनके सारे राज खुल गए हैं, कमाल है। और हम लोग इतने बड़े, मैं उस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहता, 4 अक्षर से जो शुरू होता है, इतने बड़े वाले हैं। नोटबंदी में मर गए लोग, फलनवा में मर गए, इसमें मर गए, उसमें मर गए, लाशें बिछ गई, देश में आग लग गई। अरे भाई साहब, और किसने कहा आपको, मैं सुधार देता हूं, किसने कहा कि आप युद्ध में नहीं है? आपकी 20 से 22% आबादी जब बोलती है कि हम ईरान के साथ हैं, हम टर्की के साथ हैं, वो आबादी जब बोल रही है सीधे तौर पर कि हमारे रहनुमा मरे हैं, जो खामनेई राक्षस था, जिसका बाप उससे बड़ा राक्षस था, जिसने 47 साल में 25 लाख ईरानियों की हत्या करवाई, जिसने एक 6 साल की बेटी के सामने क्रेन पर लटका दिया था, याद है कि नहीं? उसके बाप को, और वो बाप उसके बाप को बाय करते हुए चढ़ गया फांसी पर। क्या कसूर था उसका? क्या कसूर था उस लड़की का? उसने सिर्फ एक विरोध की सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी, 6 साल की उसकी बेटी के सामने उसे इसी खामनेई ने फांसी पे लटकाया था, और ये लोग उसको अपना रहनुमा बताते हैं जी। और फांसी पर ऐसे वैसे नहीं लटकाया था, क्रेन पर लटका दिया था उस राक्षस ने, उस दैत्य ने। लेकिन वो अपने मजहब के हिसाब से काम कर रहा था। इनका मजहब यही है, लुटेरों का, चोरों का एक राजनीतिक धर्म है, एक राजनीतिक विचारधारा है, जो इनकी किताब सिखाती है, जो इसका संदेशवाहक सिखाता है। जिस उस बच्ची का क्या कसूर था? एक दिन हिजाब नहीं पहना, आपने उसको मार मार के जो हम नहीं कहता था कि पहले रेप करो ताकि वो जन्नत ना पहुंच सके। अरे, और तुम्हारा रहनुमा है वो दैत्य, वो राक्षस,
क्या बात करते हो यार? तो आप युद्ध में हैं, आप ऑलरेडी युद्ध में हैं। मैं केवल और केवल सरकार की एक गलती मानता हूं, डंडा निकालिए, हर एक जगह पर फोर्स तैनात कीजिए, कहिए कि ये केवाईसी का जो लफड़ा तुमने शुरू किया है नया, डीलर्स, इसको बंद कीजिए, और जो पैनिक है उसको नहीं फैलने दिया जाए। ये सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। सरकार की तरफ से बस इतनी चूक हो रही है, और मुझे नहीं पता सरकार क्यों ये चूक कर रही है, किस लिए चूक कर रही है। हो सकता है सरकार सोच रही हो कि ठीक है, ये साले इसी के लायक हैं, नहीं, गटर के लोग हैं, गटर में रहना। मेरा सरकार को और जनता को एक सजेशन है। एआई का जमाना है, आपका पुराना बिहेवियर क्या है, आप कितने दिनों में आमतौर पे अपना गैस सिलेंडर बुक कराते रहे हैं, उससे अगर आप डेविएट करेंगे तो आप पर रेड मार्क कर देगी। पैनिक, इसका मतलब आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रही हैं। सरकार को यह सिस्टम लागू कर देना चाहिए हमेशा के लिए, भविष्य में भी, कि आपकी जो जनरल बिहेवियर है उससे अगर आप डेविएट कर रहे हैं, और एआई के लिए ये 1 सेकंड का काम है, तो ऐसे लोगों का इलाज तो स्वतः हो जाएगा।